हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट आशीष ढींगरा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे ढींगरा लीगल इन्फॉर्मेशन। और जैसे कि मैंने आप सबको वेलकम किया था और हम एक लाइव सेशन आज करने जा रहे हैं। एडवोकेट नितिश बांका मेरे जो हैं गेस्ट यहाँ पे, और ये बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं और इन्होंने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं मैट्रिमोनियल उसमें। तो आप सब जो हैं अभी आपके हम टॉपिक जो आज हम लेने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस्टेक्स इन द केसेस ऑफ 498A ट्रायल। मतलब जो ट्रायल में ऐसी कौन सी गलतियां हैं, ऐसे कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बहुत यूजुअली लोग करते हैं, या कौन सी यूजुअली नहीं भी करते हैं लेकिन वो केस के लिए बहुत ज़्यादा फैटल हो जाती हैं, हानिकारक हो जाती हैं। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट और स्पेशल ओपिनियंस भी लेंगे आज हम एडवोकेट नीतीश जी से। तो मैं नीतीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने नॉलेज के भंडार से कुछ थोड़ा सा हमारे लिए स्पेयर करें, और मैं उनके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने अपना टाइम स्पेयर किया हमारे चैनल के लिए। तो ओवर टू यू नीतीश जी, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू आशीष जी अगेन फॉर वेलकमिंग मी टू योर चैनल। और आपका चैनल मतलब मैं देख रहा हूँ काफ़ी ग्रो भी कर रहा है। और मैं सारी जो ऑडियंस है उसको मैं मेरा बहुत बहुत नमस्ते। और आज का जो टॉपिक है वो है 498 में गलतियाँ, क्या गलतियाँ आप करते हैं 498 में, वो मैं आज थोड़ी डिस्कस करने वाला हूँ। अब मैं इसमें जो है थोड़ा बैलेंस्ड व्यू लूंगा। इसमें जो है मैं वाइफ की साइड से भी गलतियां बताऊंगा और जो हस्बैंड की साइड से होती हैं गलतियां वो भी मैं जो है आज डिस्कस करूंगा। शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक करूंगा मैं डिस्कस। और फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे तो आशीष जी मेरी हेल्प कर देंगे पुट अप करने में, और मैं आपके जो भी क्वेरीज हैं वो मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या होता है कि 498A का जो केस होता है वो होता है डाउरी डिमांड और क्रुएल्टी के ऊपर। और वहां पे जो है वाइफ और हस्बैंड का जो नॉर्मल झगड़ा होता है वो क्रिमिनल रूप ले लेता है। अब क्या होता है, वाइफ जाती है सीधा पुलिस थाने, महिला सेल जाएगी और वहां पे जो है एफआईआर जो है लिखवा देती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब ये केस शुरू होता है एफआईआर होने के बाद तो क्रिमिनल मशीनरी जो है ऑन हो जाती है एक तरीके से। अभी मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि क्या जो है मिस्टेक्स जो है शुरू से आखिर तक हस्बैंड या फिर उसकी वाइफ जो है करती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, 498 में शुरू शुरू में चार्जशीट फाइल होने से पहले एफआईआर एफआईआर जो है वाइफ ऑब्वियसली लॉन्च करेगी अगेंस्ट हस्बैंड। अब कई केसेस जिसमें मैंने सक्सेसफुली क्वाशिंग हासिल की है उसमें वाइफ ने क्या गलती की वो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन जो है हस्बैंड के खिलाफ ना लेना। मतलब एक वेग सा आपने स्टेटमेंट दे दी कि इन लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया। अब ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट जो है आपने कंप्लेंट में डाल दी, पर कंप्लेंट में आपने कभी डेट, किस दिन आपको प्रताड़ित किया, कैसे प्रताड़ित किया, किस किन किन लोगों ने प्रताड़ित किया, ये सब चीजें अगर आप नहीं लिखोगे तो ऑब्वियसली जो हस्बैंड है और जो उनके इन लॉज हैं वो बच के निकल जाएंगे और उनका जो है क्वाशिंग जो है हाई कोर्ट या इवन ट्रायल कोर्ट से डिस्चार्ज उनका हो सकता है। तो आपको जो है एफआईआर जो है बिल्कुल स्ट्रांग बनानी है, जो आपके साथ हुआ वैसे रेलेवेंट पॉइंट्स जो हैं आपको डिटेल में लिखने पड़ेंगे। अगर आप डिटेल पे नहीं लिखेंगे चीजें तो आपके लिए जो है बहुत बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब मैं जो है ये एक वाइफ का एंगल है जो मैं बता रहा हूँ कि वाइफ जो है ये गलती कर देती है जब भी एफआईआर होती है, और ये बहुत ही फेटल मिस्टेक है, इस पे पूरा केस ही खत्म हो जाता है एक तरीके से का। अब देखिए क्या है कि स्टेट केस है। अब इसमें क्या होता है, पीपी जो होते हैं वो जो है आपका केस लड़ते हैं हर एक स्टेप्स पे। जब भी चार्जशीट फाइल होगी या आईओ आपको बुलाएगा वो आपको कहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो। अब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, उसके बाद जो है चार्जशीट पीपी दाखिल कर देता है कोर्ट में। आपको जो है एक प्राइवेट वकील इसमें रख लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास इतना टाइम नहीं होता, कई चीजें जो आपकी केस में है वो मिस हो जाती हैं। तो जो प्राइवेट वकील है अगर आप कर लेते तो आपकी जो केस है उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव होगी। अब क्या है कि कई हाई कोर्ट इवन सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और प्राइवेट काउंसिल की, वो ये होता है कि अब प्राइवेट काउंसिल क्या आपके बिहाफ पे आर्ग्यू कर सकता है केस,
आंसर इसका ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है आपका जो एडवोकेट है वो असिस्ट कर सकता है, वो उसकी जगह जो है रिप्लेस नहीं हो सकती कि पूरा केस ही जो है आपका ही एडवोकेट जो है लड़े जा रहा है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुछ नहीं कर रहा आपके केस में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और आपका जो एडवोकेट है वो साथ में काम कर सकते हैं और जो आपका एडवोकेट है वो उन्हें कई कई पॉइंट्स बता सकता है। अब कई बार डिस्चार्ज में होता है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ अगर आपका काउंसिल भी खड़ा हो तब भी एक जो है आपको जो है रिलीफ मिल सकता है। अब एक और चीज है कि बेल, जब जब एंटीसिपेटरी बेल या बेल अप्लाई होती है तब भी जो है आप प्राइवेट काउंसिल अगर साथ में खड़ा करेंगे बेल अपोज या एंटीसिपेटरी बेल अपोज करने के लिए, तो क्वालिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट इंप्रूव होगा और आपको जो है रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब मैं ये क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इस बेसिस पे नहीं कह रहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम नहीं करते, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको एक एक है जो आदमी, उसको अगर आप हेल्प कर रहे हो तो ऑब्वियसली उस चीज की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और जो आपका काउंसिल है दोनों साथ साथ जो है केस लड़े और केस जो है आगे बढ़े। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अब थोड़ा हस्बैंड साइड की गलतियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है हस्बैंड साइड की गलती सबसे पहले क्या होती है, एफआईआर हो जाने के बाद जो है हस्बैंड साइड जो है एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाते, वो हमसे पूछते रहते कि आप मुझे बेल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अब क्या होता है इसमें, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये कहता है कि हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे तो आप बेल मत लगाइए। अब इसमें ये प्रॉब्लम है, अब देखिए क्या प्रॉब्लम है इस चीज में। अब कल कल को जो है एंटीसिपेटरी बेल आपने लगा दी, सपोज आपने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी, तो उसमें क्या हार्म है, आपका कोई हार्म नहीं है। आपको जो है एंटीसिपेटरी बेल लगा लेनी चाहिए जब भी एफआईआर होती है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली अरेस्ट का चांस है उस केस में। सेकंड ये है कि क्वाशिंग के लिए आप नहीं जाते। कई बार क्या होता है वाइफ ने जो है वेग एलिगेशंस लगाए हुए हैं, आपका जो लीगल एडवाइजर है वो एडवाइस ही नहीं करता आपको कि क्वाशिंग के लिए आप जाओ। क्वाशिंग पॉसिबल है अगर वेग एलिगेशन है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है एफआईआर में, तब क्वाशिंग पॉसिबल है। या आपका जो फैमिली मेंबर्स है एटलीस्ट उनको तो आप बाहर कर सकते हो हाई कोर्ट अगर आप जाते हो क्वाशिंग के लिए। तो आपको जो है क्वाशिंग के लिए भी ट्राई करना चाहिए। अगर आप जो है ये 498A और ये वाले केसेस आप लड़ रहे हैं तो आपको जो है अपने केस के लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो ये केसेस तो चलते रहते हैं और मेरे हिसाब से जो है रिजल्ट्स जो है वो आपको सही टाइम पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप जब तक अपने केस के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपको जो है रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इस केस में। अब एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें जो है नेक्स्ट स्टेप आता है आपका एविडेंस का। चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट में आप हस्बैंड की साइड से ये गलती है कि वो क्वेश्चनिंग और डिस्चार्ज के लिए नहीं जाता या फिर बेल के लिए नहीं जाता। और एक और स्टेप है, अब एविडेंस स्टेज पे आ जाते हैं। अब एविडेंस में वाइफ की तरफ से क्या गलती होती है, एलिगेशंस तो भरपूर लगाए होते हैं बट एविडेंस एक नहीं होता। तो अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप क्यों वो केस कर रहे हैं, आपको उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको देखना है कि आपके जो एविडेंस है वो है या नहीं है आपके केस में। अगर आपके केस में नहीं है एविडेंस, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जो है वो केस डालो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। आपको लगता है दूसरी पार्टी प्रेशर में आ जाएगी, वैसा नहीं होता है आजकल, वो प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। प्रेशर से बेल तक होता है, बेल भी आजकल जो है 498 में इजीली मिल जाती है। तो आपसे प्रेशर के लिए केस मत कीजिए, मिसयूज मत कीजिए 498 का। तो आपको ये देखना है कि एविडेंस क्या है, आपकी वाइफ का क्या एविडेंस है और जो वाइफ एविडेंस ला पाती है या नहीं ला पाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके केस में। अब मैं आपको जो है ये बताने जा रहा हूँ कि हस्बैंड की साइड से अब क्या प्रॉब्लम होती है। अब हस्बैंड की साइड से ये प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड साइड ढंग के क्वेश्चन ही नहीं पुट अप करते वाइफ को। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है अपने क्वेश्चंस जो हैं सही तरह पुट अप करें। आप जो है एक एक क्वेश्चन जो है अच्छी तरह पुट अप करें और जो भी वाइफ ने अगर एविडेंस लाई है उसको जो है अच्छी तरह रिबट करें। अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आंसर्स भी आपको उस हिसाब से मिलेंगे और आपका केस आपके फेवर में जल्दी आ पाएगा, केस जल्दी डिसाइड होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चंस आपको क्या क्या पुटअप करने हैं और अच्छी क्वेश्चन से ही जो है
आप जो है इस केस से निकल सकते हैं, नहीं तो कन्विक्शन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट गलती जो हस्बैंड साइड क्या करती है, वो ये है कि अपना जो एविडेंस है वो सही टाइम पे नहीं रखती है। अब हस्बैंड के एविडेंस पे आ गया हूं मैं। हस्बैंड का एविडेंस हमेशा बाद में होगा, वाइफ के बाद में। आप क्या करते हैं, अपना एविडेंस हर जगह जो है फैला देते हैं। आप आईओ साहब को बता देते हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, फिर आप जो है क्वाशिंग की स्टेज पे भी एविडेंस लगा देते हैं, फिर डिस्चार्ज की स्टेज में भी अपना एविडेंस दिखा देते हैं। तो इससे क्या होता है, दूसरी पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अपना जो केस है मैनिपुलेट करने को, उसको जो है अलग से जो है प्रेजेंट करने को, और अपनी स्टोरी को इम्प्रूव करने के अपॉर्चुनिटी आपके एविडेंस ही देता है फिर। तो इसमें जो है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, यानी उनको जो है सरप्राइजिंगली उनको डील करना, वो चीज चली जाती है। आप ये ध्यान रखिए। तो आपको जो है ये देखना है कि आपका जो एविडेंस है वो किस टाइम पे प्रेजेंट होगा। वो होगा आपका या तो क्रॉस एग्जामिनेशन में, या फिर डी जब आप लीड कर रहे हो, जब ऑपोजिट पार्टी के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी रहती नहीं है कि आपको जो है अपनी स्टोरी चेंज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो उनका केस जो है प्रेजेंट हो चुका है, उनकी जो चांस था वो खत्म हो चुका है। तो आगे जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी भी चीज को। हाँ, आपको क्रॉस एग्जामिन उस एविडेंस पे कर सकते हैं, बट वो तो उनका राइट है, और ये राइट तो आपको देना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना जो एविडेंस है वो आप बचा के रखिए, डिफेंस जो है अपना बचा के रखिए, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में डिफेंस ही एक ऐसी चीज है जो ऑपोजिट पार्टी जो है मैनिपुलेट कर सकती है आपका। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे। अब मैं फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में वाइफ ने आर्ग्यूमेंट अपनी प्रेजेंट कर दी रिटर्न, और हस्बैंड ने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर दी। अब क्या होता है कि कई बार जो होता है वाइफ या फिर हस्बैंड साइड से रिटर्न आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट ही नहीं हो पाती है। देखिए क्या होता है, एक जज जो है उस केस को जो है 8 साल 9 साल अगर आपका केस चल रहा है, सपोज एक जज नहीं रहेगा, कई जजेस चेंज हो जाएंगे इस बीच में। आपको लग रहा है कि एक जज आपका केस सुनेगा, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई जजेस जो हैं आपके केस में जो है चेंज हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, आपके आपके वकील को जो है वो केस पता होगा, बट जजेस को पता नहीं रहता उनका केस। अगर आप एक समरी दे देंगे, 1 या 2 3 पेज की रिटर्न आर्गुमेंट्स, अगर हस्बैंड या वाइफ साइड, दोनों साइड की बात कर रहा हूं मैं, दे देंगे, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ क्योंकि आपका असिस्टेंट लॉयर है, तो फिर आप जो है एक पर्सपेक्टिव अपना रख पाएंगे। जो एविडेंस उनको देखना चाहिए वो हाईलाइट कर पाएंगे, और जो जजमेंट्स आपके केस के सपोर्ट में है वो भी आप प्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए मैं बिलीव करता हूं, मेरा एक केस हुआ था, जब मैंने अपील स्टेज में मेरा ढंग से आर्ग्यू नहीं हुआ था केस, मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर दिए, क्योंकि उस टाइम जो भी सर्कमस्टांस रही होंगे कि जज के पास टाइम नहीं होगा, या फिर अपॉर्चुनिटी आपको कम मिली, या कुछ भी हो सकता है कि आप जो है वर्बली अच्छी तरह एक्सप्लेन कई बार नहीं कर पाते हैं। कई बार होता है कि आप जो है वर्बली नहीं कर पाते चीजें जो आप रिटर्न में कर पाते हैं। अगर आप रिटर्न आर्ग्यूमेंट देंगे और साथ ही साथ जो अपना एविडेंस है वो आप देंगे, तो फिर उसमें तो फिर उसमें जो है आपको जो है इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो है रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स होगा वो एक तरीके से फिक्स हो गई, हाई कोर्ट लेवल पे भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि देखिए मेरे पास रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स है, मैंने रिटर्न आर्ग्यूमेंट में ये चीज सबमिट की थी। जब कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने जो है रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स में जो है केस को सबमिट नहीं किया अच्छी तरह, और जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके केस के बारे में, वो आपको जो है आपको हमेशा वो चीज हेल्प करेगी। आपका जो एविडेंस है, जो हाईलाइट में है एविडेंस, वो अच्छी तरह प्रेजेंट होगा रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स हमेशा प्रेजेंट करने के लिए। तो ये तो मैंने अभी कुछ गलतियां जो हैं बताई हैं, जो ट्रायल से लेकर और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तक जो है, वो ये सारी गलतियां जो हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इम्पॉर्टेंट केस के लिए। कोई भी ये सिर्फ 498 नहीं, हर एक आपका डिवोर्स केस भी हो या डीवी के केस भी हो, ये सब चीजें सेम रहेंगी। और ये सब चीजों का जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप जो है ये गलतियां कम कीजिए या नहीं कीजिए। आपको ये गलतियां मैंने बता दी हैं, अब आपको जो है ध्यान रखना है कि ये चीजें जो है ना हो आपके केस में। आशीष जी।
हाँ, बताइए मितेश जी। यस आई नितेश थिंक जी। कैन वी टेक क्वेश्चंस? श्योरली, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपने बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच जो है उसके थ्रू बताया लोगों को कि क्या हाँ जी। दोनों साइड से क्या क्या एविडेंस, कौन कौन से एविडेंस को कब कब पेश करना है, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपने बताया कि क्वेश्चन के स्टेज पे भी आप क्या क्या बता सकते हैं कोर्ट को और क्या नहीं। राइट। ये नहीं, आपने लास्ट तक भी बताया कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में हमने क्या रिटर्न में देना चाहिए और उसका रिटर्न देने का क्या इंपॉर्टेंस है आखिर कोर्ट में। तो ये राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है हम सारे लोगों के लिए जानना। और मैं धीरे-धीरे अब कुछ लोगों के क्वेश्चन्स आए हैं, मैं उनके क्वेश्चन्स आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आपकी एक्सपर्ट एडवाइस के बिना तो बहुत मुश्किल है लोगों को पता लग पाना कि मैट्रिमोनियल जो है केसेज़ में आखिर केसेज़ कैसे हाँ जी। लड़ने हैं। मैं एक बार इनसे इनका क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। अ, ये एक अंकिता पांडे जी का क्वेश्चन है। सर, माय क्वेश्चन इज, इफ आई ऑलरेडी फाइल्ड 498A and 307, आफ्टर दैट आई वांट टू फाइल सेक्शन 18 अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर, टू सेक्शन 18 फाइल करने से 498A and 307 क्वॉश तो नहीं करेगा? देखिए, जो 498 ए और 307 अलग रेमेडी है, और सेक्शन 18 जो आपका डीवी एक्ट का है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर का, वो अलग रेमेडी है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों चीजें सेपरेट हैं। तो ये आपको जो है, आपको ये देख लीजिए कि आप दोनों परस्यू इकट्ठे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनसे ही एक कनेक्टेड इनका एक और क्वेश्चन है, इन्होंने बाद में पूछा था, मैं साथ में पुट कर देता हूँ। हस्बैंड एंड हिज फैमिली वाइफ को नहीं रखना चाहते, देन वाइफ कैसे रख सकती इफ शी वांट टू लिव विद हिज हस्बैंड एंड हस्बैंड हैज बीन फाइल्ड डाइवोर्स केस? देखिए, आप जो है मैक्सिमम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की रेमेडी जो है आप इन्वोक कर सकते हो इसमें। और अगर हस्बैंड ने डिवोर्स केस डाला है वो अलग चलेगा, वो अपने मेरिट्स पे जो है वो चलेगा, और जो आपका आरसीआर का केस है वो अलग मेरिट्स पे चलेगा। तो आप जो है बेस्ट रेमेडी आपके लिए आरसीआर है। और मेंटेनेंस आप क्लेम कर सकते हो, डोमेस्टिक वायलेंस 498, बहुत से रेमेडीज हैं आपके पास, वो अलग आप फाइल कर सकते हो। मैं नीतीश जी, इसमें एक पॉइंट ज़रूर आपकी बात के साथ ऐड करना चाहूँगा कि सेक्शन 9 का अगर ये केस करती हैं अंकिता जी, तो ऑफ कोर्स जो है अगर डाइवोर्स हस्बैंड ने किया है और इन दोनों का जो है एक ही कॉमन जजमेंट के थ्रू या तो डाइवोर्स अलाउ हो सकता है या राइट, सेक्शन 9 राइट, अलाउ हो सकता है। राइट, राइट, तो राइट। वो एक ही तो रेमेडी जो है कंबाइन हो सकता है, मिल कंबाइन कर सकती है। सकते तो हैं दोनों को। यस, बिल्कुल। तो एक ही अंकिता जी का डाउट यहाँ पे क्लियर हो सकता है, आप आप कुछ कह रहे थे? एक ही में काउंटर भी डाल सकते हो, अपना काउंटर क्लेम में सेक्शन 9 की रेमेडी ले सकते हो, या फिर हाँ, अलग से भी केस डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक यहाँ पे मनीष जी का ये आ रहा है क्वेश्चन। देखिए, आपका डिवोर्स देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता मनीष जी। आपको जो है जो डिवोर्स है वो अपने मेरिट पे चलेगा। उस वाइफ अगर एविडेंस लाती है और वो डिवोर्स का केस बनाती है तो डिवोर्स मिलेगा उसे। अगर वाइफ जो है डिवोर्स का केस नहीं बना पाती है तो वैसे ही डिसमिस हो जाएगा। तो आपके चाहने ना चाहने से नहीं होगा। अगर चाहने ना चाहने से इसे म्यूचुअल कंसेंट होता है, तो आई डोंट थिंक आप म्यूचुअल कंसेंट देंगे। तो कंटेस्टेड डिवोर्स में जो है वो इम्पोर्टेंट है आपको ये जानना। एक भोलानाथ सरकार जी का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। माई वाइफ lodged false FIR under 498A and these sections. The IO is going to put final report. My question: when and where I can file 182 to 11 these sections against my wife? देखिए, अब मैं एक एक सेक्शन को उठा रहा हूँ। 182 आपका तब होगा, वो पुलिस के थ्रू होता है, आपका उसमें कोई रोल नहीं होता। अगर पुलिस जो है एक एफआईआर लगाती है, 182 में केस बनाती है, वो अलग चीज है। 211 का केस 340 सीआरपीसी से लगता है। 340 सीआरपीसी आप तब लगाओगे जब आपकी जजमेंट आ गई, आप एक्विट हो गए उस केस में। 499 500 जो 503 है, ये जो है आपका डिफरेंट फैक्ट्स पे होता है। जब आपकी वाइफ ने जो है पूरे मोहल्ले में फैला दिया या सोशल मीडिया में फैला दिया कि आप जो है दहेज मांगते हो, और इन केस आपका इक्विटल हो गया, तब आप 499 500। और
अगर आपको जो है थ्रेट देती है 503 तब लगेगा। तो ये अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग टाइम फ्रेम में जो मैंने अभी आपको बताए वैसे लगेंगे। तो ये डिपेंड करता है किस सर्कमस्टांसेस में आपका केस है। अभी नहीं लगेगा इसमें, फाइनल रिपोर्ट में 182 और मेंटेनेबल होगा। 211 आई डोंट थिंक लगेगा, क्योंकि 211 जो है आफ्टर ट्रायल ही लगता है। 182 मैक्सिमम, वो भी पुलिस लगाना चाहे तो लगा सकती है। कि बिल्कुल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई कि 182 जो है पुलिस के पास पावर है यहाँ पे लगाने की, वो भी हाँ तब जी। जब उनका कोई केस झूठा साबित हो जाता है। तो हम्म। एक यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है इनका, आर शोरानी जी का। सर 125 चल रहा है, मेरा बेटा मेरी वाइफ के पास है, 1 साल हो गया है। पहला बच्चा बात करता था, लेकिन लेकिन मैंने जब से डाइवोर्स नोटिस सेंड किया है वो बात नहीं करता, सारा ब्रेन वॉश कर दिया है उसका। तो यहाँ पे इनका कुछ क्वेश्चन है, इन पे देखिए इधर एक बार। देखिए आपने जो है आर एस शोरानी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपने विजिटेशन या कस्टडी राइट्स आपने एप्लीकेशन डाली कोर्ट में? ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपने नहीं डाली तो ऑब्वियसली जो वो ब्रेन वॉश होगा। अगर आपने विजिटेशन राइट्स नहीं मांगे कोर्ट से तो ऑब्वियसली एक एक एस्पेक्ट है जिसमें ब्रेन वॉशिंग का भी एक एस्पेक्ट आ जाता है। जब तक आप विजिटेशन राइट्स नहीं मांगेंगे, आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा उससे। आप एटलीस्ट विजिटेशन राइट्स तो मांगिए। अभी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट आई है इस पे, जो ये कहती है कि आपको जो है विजिटेशन राइट्स तो मिनिमम मिलने ही चाहिए, बाकी कुछ मिले ना मिले, विजिटेशन राइट्स बहुत मदर और फादर का राइट है। और उसमें ये सब चीजें जो आप कह रहे हैं वो चीजें कवर्ड है। कोर्ट इंश्योर करेगा कि मैक्सिमम विजिटेशन आपको मिले। आपको जो है वीकेंड की विजिटेशन मिल सकती है, समर वेकेशन में आप बच्चे को ले जा सकते हो, बर्थडे मना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। आई डोंट थिंक आपने स्टेप्स लिए हैं इसमें, तो आप बेटर है कि इसमें स्टेप्स लीजिए, तो हो सकता है कि बच्चा का कनेक्ट आपके से साथ हो जाए। एंड आई एम रियली सैड टू नो कि ये सब चीजें जो है बच्चे को जो है बीच में ले आते हैं हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट्स में। इनफैक्ट आज ही मैंने एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल किया हेबियस कॉर्पस की, जिसमें जो है बच्चे को जो है जबरदस्ती ले गए उसके घर वाले, जो हस्बैंड साइड है। और अब मैंने हाई कोर्ट मूव किया है कि एटलीस्ट जो बच्चा है उसको तो आप वेलफेयर उसका सोचिए। आपको जो है हाई कोर्ट वो वेलफेयर के लिए डिसाइड करेगा, बट आपका केस जो है कस्टडी के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, विजिटेशन राइट्स और कस्टडी। नितेश जी आपने वेल सेड। ये कुछ ये केस जो हाँ था जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हेबियस कॉर्पस को कैसे यूज करा जाए राइट। कस्टडी की प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ जी। एक प्रोसीजरल लॉ पे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि सर आई हैव रिसीव्ड 41A नोटिस इन लॉकडाउन एंड केस इन द अदर स्टेट, सो व्हाट टू डू इन दिस केस। देखिए ऐसा है कि आपको एंटिसिपेटरी बेल लगा लेनी चाहिए पहली चीज तो, क्योंकि आप दूसरी स्टेट के हैं और दूसरी स्टेट से जो है आपका केस है। आजकल ऑनलाइन हियरिंग हो रही है, कोई मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आ रही है। एंटिसिपेटरी बेल बेल बहुत इजीली जो है आजकल एक्सेस हो रहा है। आप कोई अच्छा लॉयर पकड़िए जो ऑनलाइन जो है अप्लाई कर दे आपकी स्टेट पे, और एंटिसिपेटरी बेल लगा के आप आईओ का टाइम मांग सकते हैं कोर्ट से कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए। और रिस्ट्रिक्शंस का आपको चेक करना पड़ेगा, स्टेट की कौन सी स्टेट है उसका देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अ, एक इसमें यहाँ पे अमित गुप्ता जी का क्वेश्चन आ रहा है कि इफ वाइफ डज नॉट मेंशन फादर्स नेम इन child's school and directs school to not share information about child educational progress with father, what legal steps shall father take? अमित गुप्ता जी, ये जो क्वेश्चन है ये एक प्रॉब्लम आपके लिए ये है कि क्योंकि आपके पास बच्चे की कस्टडी नहीं है, तो जो वाइफ है वो अपने हिसाब से जो है बच्चे का जैसे चाहे वो कर सकती है। हाँ, ये चीज आप कस्टडी केस में उठा जरूर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कोर्ट इतना इंटरफेयर करेगा इन सब चीजों इस अफेयर में। वो रादर देखेगा कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है या नहीं है, वो पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है। इससे चाइल्ड को क्या नुकसान है वो अगर आप एलेबोरेट कर सकते हैं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन कि एक जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें ना जाके
आपको जो है कोर्ट से जो है परमिशन ले लीजिए। अगर आपको पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करनी है तो कोर्ट आपको बोलेगा कि आप जाओ स्कूल, कोई 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 रोकेगा नहीं आपको। बट देन वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कहाँ इफेक्ट हो रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर फादर नेम नहीं लिखा या नहीं मेंशन किया, या स्कूल वाले इंफॉर्मेशन चाइल्ड के बारे में आपको नहीं दे रहे हैं, तो उसमें वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कहाँ इफेक्ट हो रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रादर देन दिस। आप हर ग्राउंड पे जो है एजिटेट नहीं कर सकते अपनी ग्रीवेंसेस। मैं एक या दो क्वेश्चंस और ले लेता हूँ नितिश जी। एक विकी जी का क्वेश्चन आ रहा है, सर मेरी पत्नी तलाक लेना चाहती है और मैं नहीं देना चाहता, इस कंडीशन में उसको अकेली को तलाक मिल जाएगा क्या बिना मेरी मर्जी से? उसके पास एविडेंस नहीं है इमोशनल, मैं उसको मिल सकता है तलाक, कुछ लिखा है। देखिए ऐसा है कि आपके फैक्ट्स जो है विक्की देखने पड़ेंगे, केस क्या बनाया है उसने, रिकॉर्डिंग्स लगाई हैं, व्हाट्सएप चैट लगाई हैं, कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस तो नहीं लगाया, कौन कौन से विटनेसेस आ रहे हैं आपके खिलाफ गवाही देने, और क्या आपके आपका कोई क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस वो पेश कर रही है कोर्ट में। ये सब चीजें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी केस में। जो जो मेंटल क्रुएल्टी का अगर हम माने केस, मेंटल क्रुएल्टी को प्रूव करना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। पर आपका जो केस है वो देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से जो है मेंटल क्रुएल्टी बनता है या नहीं बनता है। एंड अल्टीमेटली जो आप तो डिफेंड ही कर सकते हो इस केस को, आपको रिजल्ट के बारे में को सोचना की बजाय आपको जो है डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है आपकी क्या रहनी चाहिए, आपको क्या क्या पॉइंट्स पे क्या क्या काउंटर करना चाहिए, उस पर ध्यान ज्यादा होना चाहिए रादर देन रिजल्ट। रिजल्ट तो ऑनेबल जजेस ही फिक्स करते हैं। आप उसके बाद रेमेडी है आपके पास हाई कोर्ट जाने की भी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की भी रेमेडी है। पर जो आपको देखना है कि अगर नीचे अगर आपने केस ढंग से नहीं लड़ा तो फिर ऊपर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। नितिश जी एक ये क्वेश्चन है इनका, मेरी भी। अधिकारी जी। देखिए ऐसा है कि अगर आपको सम्मन आ गए हैं तो फिर तो पूरा ट्रायल ही चलेगा इसमें। 200 सीआरपीसी में अगर आपको सम्मन आ गए हैं तो आपके पास एक रेमेडी या रिवीजन आप फाइल कर सकते हैं ऊपर वाले कोर्ट में, और उस समनिंग ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं। अब आपको टाइम देखना पड़ेगा कितना टाइम आपका हो गया। 90 डेज का वैसे टाइम देती है कोर्ट कि आप चैलेंज कर सकते हो ऊपर रिवीजन सेशंस कोर्ट में। अगर आपका सेशंस कोर्ट में जो है केस सस्टेन हो जाता है, वो सस्टेन करने का ये है कि कोर्ट ने जो है एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 200 में कोर्ट ने क्या अपना माइंड इस्तेमाल किया है या फिर ऐसे ही पोस्ट ऑफिस की तरह जो है समन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कोर्ट ने जो है पूरे एविडेंस जो आपने प्रोड्यूस किए हैं उसका पूरा संज्ञान लिया है, या जो या फिर ऐसे ही जो है समनिंग कर दिया। इसके लिए कंप्लेंट और जो स्टेटमेंट्स है विटनेसेस की उनको देख के ही मैं बता पाऊंगा कि आगे जो केस है वो बनेगा या नहीं बनेगा। नितिश जी मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। हाँ जी। वाइफ ने शादी के 9 महीने बाद मुझे लैंड गिफ्ट किया था, ये प्रदीप कुमार रे जी का क्वेश्चन है। 498A केस में यही मेन एलिगेशन लगाई है, वाइफ का दिया हुआ गिफ्ट क्या दहेज में है? देखिए ऐसा है कि गिफ्ट किया था तो क्या गिफ्ट डीड साइन हुई थी इसमें? आई एज्यूम कि अगर गिफ्ट डीड साइन हुई थी तो उस टाइम के सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे कि उसके एलिगेशंस क्या हैं उस टाइम के। बेसिकली जो आपकी एफआईआर है उसे ही देख के मेरे को पता चलेगा कि क्या उसने एलिगेशन किस तरह आपके ऊपर पुट अप किए हैं। क्या उस टाइम जो है उसने जो है एलेज किया कि आप उसे हैरेस करते थे विद डेट और स्पेसिफिक टाइम, और क्या उस टाइम उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। और सीधा रजिस्ट्रार के ऑफिस में खुद अपनी कंसेंट क्यों रिकॉर्ड करी? एक ये एस्पेक्ट भी है जो आपको उससे पूछना पड़ेगा। एंड देन जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हुआ है तो अगर दबाव में हुआ है तो उसने अभी तक कैंसिलेशन का क्यों नहीं केस डाला? एक ये भी एक एस्पेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। ये जो गिफ्ट डीड का जो भी इशू है, तो इससे कनेक्टेड जो
आगे और पिछले वाले एलिगेशंस जो हैं वो देख के ही मैं बता पाऊंगा कि क्या ये डाउरी में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच नितेश जी। मैं आपका रियली थैंकफुल कर मैं आज हूँ, और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतने सारे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के आंसर दिए, और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज और रिसर्च प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद ये सारे आंसर्स हम दे सकते हैं। तो मैं नितिश जी का नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा। आप उनसे कोई भी क्वेश्चंस जो हैं, क्वेरीज हैं, वो बाद में पूछ सकते हैं। और किसी को अगर किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जजमेंट्स भी चाहिए तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। तो थैंक यू मैं आशीष रिक्वेस्ट जी। करता हूँ। Thank you, थैंक यू, Ashish, थैंक यू। Ashish ji, for having on your channel, and I'm really proud of you कि इतने सारे लोग आए, इतने पार्टिसिपेशन इतना अच्छा है आपके चैनल का, एंड मे योर चैनल ऑल्सो ग्रोज बिग। और फिर हम मतलब आई विश फॉर द सेम। और एंड आई टू द व्यूअर्स ऑफ आशीष ढींगरा लीगल चैनल, जो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, and I want that you should support him for his मेहनत जो ये कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच नितेश जी, आपने इतना कुछ कहा, थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने मुझे आज टाइम दिया। हम दोबारा अपने व्यूवर्स के लिए किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं लोगों के लिए, जो शायद उन्हें अभी तक क्वेश्चन जो है उनके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम और ऐसी रिसर्च के साथ और ऐसे आंसर्स के साथ जो आपको कहीं ना कहीं आपके केसेस में हेल्प करें, उसको स्मूथ करने के लिए, विन करने के लिए, जीतने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम फिर कभी आएंगे आपके साथ। जल्दी ही कोशिश करेंगे दोबारा किसी टॉपिक बनाने के लिए। और आप सभी व्यूअर्स के लिए थैंक यू सो मच, आपने ये सब टाइम दिया हमारे को। और नितिश जी, थैंक यू सो मच, स्पेशली मेरे गेस्ट जो आज मेरे चैनल पे आए हैं। थैंक यू सो मच। बाय थैंक्स बाय। थैंक्स आशीष जी, थैंक्स।